हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग अपनी एमसीक्यू की सीरीज़ स्टार्ट कर चुके थे प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम, क्लिनिकल हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, जिसके हमने 100 एमसीक्यू डिस्कस कर लिए पार्ट 1 में। आप उसका पार्ट 1 देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर अभी आपने नहीं देखी तो प्लीज़ फटाफट से जाइए वो वीडियो देखिए पार्ट 1। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2, जिसमें हम लोग नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एंड इसके बाद भी हम लोग कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने बताया था कि इसके बाद एक वीडियो आएगी आपके लिए प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर, जिसमें मैं कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चंस एंड सेक्शंस बताऊंगा, धाराएं बताऊंगा, एंड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो आपके एग्जाम में कल आएंगी ही आएंगी। ओके, तो प्लीज़ वो वीडियो मिस मत करना। वो आपकी शाम तक पड़ेगी 7 से 8 बजे के टाइम पे। इसलिए आपको क्या करना है, वो वीडियो अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, सीधा से आपको चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि जो वीडियो मैं पोस्ट करूँगा उसकी आपको नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत मिल जानी चाहिए, ताकि आप लोग देख लें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हेन एडवोकेट एक्ट 1961 केम इनटू एग्जिस्टेंस, भाई अधिवक्ता अधिनियम 1961 कब अस्तित्व में आया था, बताइए। तो पहले का है सी 19 मई 1961। ये क्वेश्चन हम लोग पिछले पेपर में भी पढ़ चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफिनेशन ऑफ एडवोकेट अंडर एडवोकेट एक्ट इस क्या है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत अधिवक्ता की परिभाषा क्या है, भाई बताइए क्या है परिभाषा। क्या है, एन एडवोकेट इंटर्ड इन एनी रोल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, एक अधिवक्ता जो उस अधिनियम के तहत रोल में दर्ज हुआ है वो। बी, एन एडवोकेट इंटर्ड इन एनी रोल प्रिपेयर्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अधिवक्ता जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए रोल में दर्ज हुआ है वो। या एन एडवोकेट इंटर्ड इन एनी रोल प्रिपेयर्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड स्टेट बार काउंसिल, अधिवक्ता जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य विधिक द्वारा परिषद रोल में दर्ज हुआ है वो। एंड डी, एनी पर्सन हु ऑब्टेन LLB डिग्री, डी जिसने द्विधि की डिग्री प्राप्त कर ली है। देखिए आपको सभी ऑप्शन इसमें सही लग रहे होंगे कि भाई ये भी सही बात है, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। जो आपकी डिफिनेशन में दिया गया वो आपका ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। ओके, एन एडवोकेट इंटर्ड इन एनी रोल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, एक अधिवक्ता जो उस अधिनियम के तहत रोल में दर्ज हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एडवोकेट एक्ट 1961 डिफाइन लीगल प्रैक्टिशनर एज, अधिवक्ता अधिनियम के तहत विधि व्यवसायी कौन है। इसमें पूछ रहा है लीगल प्रैक्टिशनर किसको कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सामने क्या है, एन एडवोकेट और वकील ऑफ एनी हाई कोर्ट, अधिवक्ता या वकील किसी हाई कोर्ट या कोर्ट का अधिवक्ता होना। बी वाला ऑप्शन क्या है, एन एडवोकेट और वकील ऑफ एनी हाई कोर्ट ए प्लीडर मुख्तार, हाई कोर्ट का अधिवक्ता या वकील प्लीडर मुख्तार। एंड सी क्या है, एन एडवोकेट और वकील ऑफ एनी हाई कोर्ट ए प्लीडर मुख्तार और रेवेन्यू एजेंट, हाई कोर्ट का अधिवक्ता या वकील प्लीडर मुख्तार या राजस्व अभिकर्ता, या नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका आंसर है माय डियर फ्रेंड्स वो होगा सी वाला आपका, एक एडवोकेट और वकील एनी हाई कोर्ट का, ए प्लीडर हो सकता है, मुख्तार हो सकता है, रेवेन्यू एजेंट हो सकता है। हाई कोर्ट का अधिवक्ता या वकील या प्लीडर या मुख्तार या राजस्व अभिकर्ता। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, किस सेक्शन के तहत, किस धारा के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट बार काउंसिल बताया गया है। इसमें एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आपका एडवोकेट एक्ट के एमसीक्यू में आता है, वो मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, क्योंकि उसमें देखिए स्टेट बार काउंसिल आपको 2 जगह मिलेगा। एक तो आपको पता है क्या, एक आपको मिलेगा सेक्शन 2 में, जिसमें उसकी डिफिनेशन दी गई, धारा 2 में सब क्लॉज में उसको मिलेगा आपको स्टेट बार काउंसिल के बारे में। लेकिन एक स्टेट बार काउंसिल में आपको बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट बार काउंसिल, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बार काउंसिल भी आपको मिलेगा। ओके, तो इसकी जो धारा होगी, क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहले आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका आंसर होगा सी। ओके, सेक्शन 3 आपको बताता है क्वेश्चन नंबर 4 का सी, धारा 3 ऐसी बात करता है। ओके, इसी के बाद आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया शेल भी, भारतीय विधिक परिषद होगी, क्या होगी। आपका सामने ऑप्शन है ए, ओनली बॉडी टू कॉर्पोरेट बट नॉट परपेचुअल सक्सेशन, निम्नलिखित निकाय होगी लेकिन शाश्वत उत्तराधिकार नहीं होगा। बी क्या, ओनली बॉडी कॉर्पोरेट बट शेल नॉट हैव पावर टू एक्वायर प्रॉपर्टी, केवल नियुक्त निकाय होगी लेकिन संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। सी, बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन ए कॉमन सील विद पावर टू एक्वायर प्रॉपर्टी, एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा, एक सामान्य मुद्रा होगी और संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार भी होगा। या डी, नॉन ऑफ द अबव। तो 5 का आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स सी वाला होगा। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अपने, विच वन इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टेट बार काउंसिल, इनमें से राज्य विधिक परिषद का कौन सा कृत्य नहीं है।
ओके, तो कौन नहीं इसमें पूछा जा रहा है। तो 6 का हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। टू एडमिट पर्सन एज एडवोकेट ऑन इट्स रोल, व्यक्तियों को अधिवक्ता के रूप में रूल में दर्ज करना, भाई ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन आपका। बी टू प्रिपेयर एंड मेंटेन सच रोल, रोल को बनाना उसका रख रखाव करना, भाई ये भी नहीं होगा। सी टू कंडक्ट सेमिनार ऑन लीगल टॉपिक, विधि के विषयों पर सेमिनार आयोजित करना, ये भी नहीं होगा आंसर आपका। डी वाला हो सकता है क्या। टू रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हुज डिग्री शैल बी क्वालिफाइड फॉर एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट, उन विश्वविद्यालयों को मान्यता देना जिनकी डिग्री अधिवक्ता के रूप में दर्ज होने के लिए आहत मानी जाएगी, नहीं भाई ये तो नहीं, ये यही होगा आपका आंसर। क्या होगा आपका 6 वाले का डी होगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भाई पूछ रहा है कौन सा ऐसा सेक्शन है एडवोकेट एक्ट में, अधिवक्ता अधिनियम में 1961 में जो प्रोविज़न बनाता है फंक्शन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए, बताइए कौन सा है। इनमें से कौन सी ऐसी धारा है भारतीय विधिक परिषद के कार्यों का प्रावधान करती है। 4, 5, 6, 7 या 6, 7। सो आपका जो आंसर होगा इसमें 7 का वो होगा आपका डी वाला, सेक्शन 7। ओके, एडवोकेट एक्ट 1961 प्रोवाइड दैट देयर शेल बी दिस क्लास ऑफ एडवोकेट, अधिवक्ता अधिनियम प्रावधान करता है कि अधिवक्ताओं के 2 वर्ग होंगे। कौन से वर्ग होंगे, सीनियर एडवोकेट एंड जूनियर एडवोकेट के होंगे, या यानी वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कनिष्ठ अधिवक्ता। बी एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट एंड एडवोकेट ऑफ लोअर कोर्ट, उच्चतर न्यायालयों के अधिवक्ता और निचले न्यायालयों के अधिवक्ता, या सीनियर एडवोकेट एंड अदर एडवोकेट, वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता, या डी नॉन ऑफ द अबव। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी वाला होगा, सीनियर एडवोकेट एंड अदर एडवोकेट होते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा। वरिष्ठ अधिवक्ता होते हैं और अन्य अधिवक्ता होते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, विच सेक्शन ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 प्रोवाइड फॉर ट्रांसफर ऑफ नेम ऑफ एन एडवोकेट फ्रॉम द रोल ऑफ वन स्टेट बार काउंसिल टू द रोल ऑफ एनी अदर स्टेट बार काउंसिल। अधिवक्ता अधिनियम की कौन सी धारा अधिवक्ता का नाम एक राज्य की विधिक पार्षद में दूसरे राज्य की विधिक पार्षद में अंतरित करने का प्रावधान करती है। तो ये धारा पढ़ रहे हैं। इसी से रिलेटेड पिछली बार हमारा क्वेश्चन आया था कि भाई ऐसा कब होता है कि कोई कौन ऐसे, किसके पास ऐसी पावर है, कहाँ पे जाना पड़ता है कि भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कराना, तो किसके पास हमें अप्लाई करना पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन क्या आता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे आंसर क्या होगा, कौन सा ऐसा सेक्शन बताता, तो आपका सेक्शन 18 धारा 18 आपके बारे में, इस बारे में बात करती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या कह रहा है, इफ ए पर्सन वांट टू ट्रांसफर हिज नेम फ्रॉम वन स्टेट रोल टू अनदर स्टेट रोल ऑफ बार काउंसिल ही हैज़ टू फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर। यदि एक व्यक्ति अपना नाम एक राज्य की विधिक परिषद से दूसरे राज्य में अंतरित कराना चाहता तो उसे आवेदन करना होगा। कहाँ आवेदन करना होगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, स्टेट बार काउंसिल। ये क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ आपका आया होगा दोस्तों, मैंने अभी इसके बारे में ऊपर ही बताया। तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, भारतीय विधिक परिषद में करना होगा आवेदन। ओके, The Attorney General of India shall have pre-audience over all other advocate provided in section। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अन्य अधिवक्ताओं से पूर्व सुनवाई का अधिकार होगा। ऐसा किस धारा में, ऐसा किस सेक्शन में बताया गया, कहाँ पे प्रोविजन, इसके कहाँ पे प्रावधान दिए गए। तो 22 में, 23 में, 24 में। तो हमारा 11 का जो आंसर होगा वो होगा बी वाला, 23 में, धारा 23 में। सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट शैल बी इशूड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए 12th वाला दोस्तों। एंड इससे रिलेटेड एक आपका सेक्शन भी आता है कि किस सेक्शन में बताया गया कि सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट की बात की जा रही है। ओके, तो हो सकता है आगे आने वाले क्वेश्चन पर हम देखें कि इससे रिलेटेड एक सेक्शन आपको मिल जाए। नहीं मिलेगा तो मैं करा दूंगा अपनी तरफ से, उसकी कोई टेंशन नहीं। मैंने आपसे बताया कि 7 से 8 बजे के टाइम पर एक वीडियो आपके लिए आएगी, या थोड़ा लेट हो जाएगी लेकिन वीडियो ज़रूर आएगी दोस्तों। इसलिए दोस्तों चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जैसे ही आएगी आपको पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, हमने पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डायरेक्ट हम देखते हैं। तो भाई बार काउंसिल ऑफ स्टेट के पास आपको जाना पड़ेगा। ओके, इस मामले में आपको बार काउंसिल ऑफ स्टेट के पास जाना करेगा। सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट शैल बी इशूड बाय, कौन इशू करेगा, बार काउंसिल ऑफ स्टेट। याद रखना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया मत लगा देना यहाँ पे कन्फ्यूजन में। फॉर एडमिशन एज एन एडवोकेट ऑन स्टेट रोल विच कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड, राज्य के रोल में अधिवक्ता के रूप में दर्ज होने के लिए भाई कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है। फॉर एग्जांपल भाई मान लीजिए आपको एज एन एडवोकेट भाई एनरोल होना है स्टेट में, हाँ, तो आपके लिए ऊपर कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है, कौन सी शर्त नहीं होनी चाहिए। भाई शर्त होनी चाहिए, वो तो आपको पता है, लेकिन कौन सी नहीं है इनमें से बताइए। तो 13 में क्या जा रहा है, ही हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 21। भाई 21 वर्ष की आयु तो पूरी की ही जानी चाहिए। अब भाई LLB कर रहे हैं या BLLB कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी 21 से ज़्यादा ही एज हो गई होगी अभी तक की, तो जाहिर सी बात है ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है। बी क्या है, ही हैज़ ऑब्टेन ए डिग्री इन लॉ। भाई अब भाई आप एज आ एडवोकेट करने जा रहे हो, उसने पूछा, उसने विधि की डिग्री प्राप्त कर ली। भाई लॉ की डिग्री तो होनी ही चाहिए ना, बिना लॉ की डिग्री के थोड़ी आप बन जाओगे एडवोकेट, तो ये भी बिल्कुल सही है। सी क्या कर रहा है, ही हैज़ पेड द एनरोलमेंट फी इन फेवर ऑफ स्टेट बार काउंसिल। भाई राज्य विधिक परिषद के पक्ष में पंजीकरण की फीस चुका दी हो, भाई फीस तो देनी ही पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है। अब डी क्या कह रहा है, ही हैज़ बीन रिसाइडिंग इन दैट स्टेट फॉर 2 ईयर, वह उस राज्य में 2 वर्षों से रह रहा हो, ये कोई कंडीशन ही नहीं है भाई।
13 का आपका आंसर क्या होगा, डी वाला, ये कंडीशन ही नहीं है। तो देखिए 13 वाला तो आपको पढ़ना है, लेकिन क्या क्या कंडीशन वो आपको याद कर लेना। तो इसमें आप कौन कौन सा ऑप्शन पढ़ना है, ए बी सी वाला याद करना है बस, ओके। कई बार तो इस पेपर में कई बार ऐसा क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स कि क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन ही, जो पूरा क्वेश्चन होता है उसको सेम बिल्कुल छाप के हूबहू आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, देखते हैं 14 वाला क्या कह रहा है। ए पर्सन सेल नॉट बी एडमिटेड एज एन एडवोकेट ऑन स्टेट रोल, कोई व्यक्ति अधिवक्ता के रूप में दर्ज नहीं होगा। कब दर्ज नहीं होगा, तो इसमें आपके सामने कौन कौन सी कंडीशन दी गई, इसमें पूछा भाई कौन कौन से कंडीशन में नहीं होगा एडवोकेट। इफ़ ही कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल ट्रूपिट्यूड, यदि उसे सभी अपराधों के लिए दंडित किया गया है जिसमें नैतिक अधमता हो। बिल्कुल ये सही ऑप्शन है दोस्तों। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, इफ़ ही इज़ कन्विक्टेड अंडर अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1951, उसे अस्पृश्यत अपराध अधिनियम 1955 के अंतर्गत दंडित किया गया हो। थर्ड वाला ही बिल्कुल सही है, सेकंड वाला भी दोस्तों। अगर ऐसा होता तब भी आपको एनरोल नहीं मिलेगा। थर्ड क्या करें, इफ़ ही रिमूव फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट ऑन एनी चार्ज इन्वॉल्विंग मोरल ट्रिब्यूटेड, उसे राज्य की सेवा से हटाया गया हो जिसमें नैतिक अधमता का अभियोग शामिल हो। इफ़ ही हैज़ बीन अरेस्टेड अंडर सेक्शन 151 ऑफ CRPC, उसे धारा 151 CRPC के तहत गिरफ्तार किया गया हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारे 1 2 3 ऑप्शन करेक्ट है। इसलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये बी वाला हो जाएगा। 1 2 3 इज़ द करेक्ट आंसर। सो आपके 1 2 3। ए पर्सन हु इज़ नॉट इनरोल एज ए एडवोकेट, एक व्यक्ति जो अधिवक्ता के रूप में दर्ज नहीं है, वो क्या आप बताइए, उसके बारे में पूछ रहा है आपसे। सो देखिए, कैन नॉट अपेयर बिफोर कोर्ट, क्या वो न्यायालय के सामने उपस्थित नहीं हो सकता है। भाई उपस्थित तो हो सकता है भाई, क्यों नहीं जा सकता आप लोग बताइए। जो क्या पर्सन वो एडवोकेट नहीं तो क्या न्यायालय नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। बी वाला क्या कह रहा है, कैन अपेयर बिफोर ए कोर्ट इन ए पार्टिकुलर केस इफ़ कोर्ट परमिट। सो क्या कह रहा है हमारा, यदि न्यायालय अनुमति दे तो किसी मामले में विशेषज्ञ में उपस्थित हो सकता है। ये बिल्कुल सही मुझे लग रहा है भाई, न्यायालय परमिशन। सी वाला भी हम लोग पढ़ रहे हैं, CD स्पेशल परमिशन फॉर हाई कोर्ट इज़ रिक्वायर्ड, इसके लिए हाई कोर्ट विशेष अनुमति ज़रूरी है। स्पेशल परमिशन फॉर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, भाई आपका जो 15 का जो मुझे सही लग रहा है वो लग रहा है बी वाला, ओके। इसलिए आप लोग बी वाला लगाइए आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्या कह रहा है भाई, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं हम लोग। Where on receipt of a complaint, State Bar Council has reason to believe that any advocate of its role has been guilty of professional misconduct, State Bar Council shall refer to the case। कह रहा जहां राज्य विधिक परिषद को मिली शिकायत के आधार पर यह विश्वास है कि किसी अधिवक्ता व्यावसायिक आचार का दोषी है, परिषद मामले को निम्न में से किसको भेजेंगे भाई बताइए। इट स्टैंडिंग कमेटी, अपनी स्थायी समिति को, फॉल्ट फाइंडिंग कमेटी, दोष अन्वेषक समिति को, डिसिप्लिनरी कमेटी को, अनुशासनात्मक समिति को, या नॉन ऑफ द अबव। इसका तो आंसर आपको देखना ही नहीं चाहिए, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, डिसिप्लिनरी कमेटी, ओके। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि भाई डिसिप्लिनरी कमेटी, आपको ऊपर ऑप्शन दे दिया जाएगा, नीचे आपको पूरा ये वाला ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपको इसको टेक करना होगा, ओके। याद कर लेना, सिंपल सा पढ़ लेना है डिसिप्लिनरी कमेटी होता क्या, एक बार सर्च कर लेना गूगल से, यूट्यूब से पढ़ लेना एक बार, ओके। इससे क्वेश्चन आते हैं 4 से 5। देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ अ बार काउंसिल ऑफ स्टेट कैन नॉट पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। राज्य विधिक परिषद की अनुशासनिक समिति निम्न में से कौन सा आदेश पारित नहीं कर सकती। देखो यार, एक चीज़ मैं आपसे सभी से बताना चाहता हूँ, आप लोग इनको रटिए, बिल्कुल रटिए। अगर आप रटने में देंगे बिल्कुल रटिए, लेकिन आप बार बार इन क्वेश्चंस को भूल रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो सिंपल सी एक टिप फॉलो कर लीजिए कि आपको याद नहीं करने, आपको समझने नहीं है, आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं भाई, सीधा सीधा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। मान लीजिए आप एक एडवोकेट है, आपसे किसी क्लाइंट ने पूछ लिया यार कि राज्य विधिक परिषद की अनुशासनात्मक समिति निम्न में से कौन सा आदेश पारित नहीं कर सकती है, तो आपको जानना, तब आप क्या करेंगे, ढूंढेंगे, बुक पढ़ेंगे, तब भी आपको इतनी जल्दी से नहीं मिलेगा। आपके सामने सिंपल सा आंसर दिया भाई, आपको समझ में आ जाएगा, लाइफ टाइम आपकी सारी चीज़ें काम आएंगी, ओके। तो 17 का क्या आंसर हमारे से हिसाब से होना चाहिए, डिसमिस द कंप्लेंट, शिकायत को खारिज करने का भाई नहीं होगा ये। बी सस्पेंड द एडवोकेट फ्रॉम प्रैक्टिस, अधिवक्ता को भाई प्रैक्टिस करने से ही रोक दोगे, नहीं। रिमूव द नेम ऑफ एडवोकेट फ्रॉम द स्टेट रोल ऑफ एडवोकेट, राज्य विधिक परिषद के रोल से अधिवक्ता का नाम हटाने का, नहीं, ये भी नहीं होगा। डी रजिस्टर ऑफ FIR अगेंस्ट एडवोकेट, बिल्कुल डी वाला आप लगाइए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्या कह रहा है, एनी पर्सन एग्रीड बाई एन ऑर्डर ऑफ द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ स्टेट बार काउंसिल, यदि कोई व्यक्ति राज्य विधिक परिषद की अनुशासनात्मक समिति के आदेश को व्यथित
है से व्यवस्थित है तो क्या करेगा भाई? मैं प्रेफर एन अपील टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वह भारतीय विधिक परिषद में अपील कर सकता है। या मैं प्रेफर एन अपील टू द हाई कोर्ट, वह हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। मैं प्रेफर एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, वह उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी, अनुशासन समिति के आदेश के विरुद्ध अप्लाई का कोई प्रावधान नहीं। मान लीजिए भाई डिसिप्लिनरी कमेटी यानी अनुशासन समिति ने भाई कोई ऐसा आदेश दिया है जिससे कोई पर्सन जो एग्री नहीं करता, नहीं मानता है, तो उसके पास क्या कोई ऑप्शन है कि वो कहीं अपील कर सकता है? बार काउंसिल में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कोई भी उसके पास नहीं है भाई राइट, कुछ भी नहीं बचा उसके पास, कोई भी प्रोविज़न ऐसा नहीं, कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं। तो हमारा जो 80 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा भाई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में वो अपील कर सकता है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्या कह रहा है? एनी पर्सन हु इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस अंडर द प्रोविजन ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 इलीगली प्रैक्टिस इन कोर्ट कैन बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ। कोई व्यक्ति जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत विधि व्यवसाय करने के लिए अधिकृत नहीं है, विधि विरुद्ध तरीके से विधि व्यवसाय करता है, दंडित किया जा सकता है 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 3 माह तक या 6 माह तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपका जो आंसर होगा 6 मंथ तक। ओके, याद रखना। ऑब्जेक्ट क्या है एडवोकेट एक्ट का? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है कई सारे एग्जामिनेशन में। तो ऑब्जेक्ट क्या है एडवोकेट एक्ट का? अधिवक्ता अधिनियम का उद्देश्य क्या है? इसमें आपका ऑप्शन क्या है? टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू लीगल प्रैक्टिशनर। भाई विधि व्यवसाय से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन। भाई जो भी आपके लॉ हैं लीगल प्रैक्टिशनर से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड ना, उनमें संशोधन करना, अमेंड करना, उनको कंसोलिडेट करना, उनको मजबूत करना, तो ये तो एक एडवोकेट एक्ट का काम होगा ही होगा। तो ये तो बिल्कुल सही है। बी वाला क्या कह रहा है? टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बार काउंसिल एंड ऑल इंडिया बार। भाई भारतीय विधिक परिषद और राज्य विधिक परिषद का गठन करना, बिल्कुल सही बात है भाई। बार काउंसिल बना देना, ऑल इंडिया बार यानी जो भी स्टेट बार काउंसिल है वो भी। तो इसमें भाई मेरे ख्याल से भाई डी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका। डी वाला आप लोग लगा जो उपरोक्ता दोनों। बढ़ते हैं 21 की तरफ। द ऑब्जेक्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट इस क्या है भाई? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो आपका एग्जाम होगा प्रोफेशनल एथिक्स का, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर 80% 90% क्वेश्चन जो आपके आएंगे एडवोकेट एक्ट आपके यानी अधिवक्ता अधिनियम 1961 से, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। और मोस्टली इसमें सेक्शंस बहुत ज़्यादा होंगे, थ्योरी भी आएगी, ऐसा नहीं कि थ्योरी नहीं आएगी, सेक्शंस थ्योरी दोनों आएंगी। ओके, तो पढ़ लेना यार प्लीज़। इस चक्कर में मत जाना कि पढ़ेंगे नहीं, सेक्शन नहीं पढ़ेंगे, हो जाएगा, सिर्फ इतने एमसीक्यू रट लिए इससे सब हो जाएगा। भाई पढ़ लेना। तो क्या है हमारा? द ऑब्जेक्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट क्या है? न्यायालय अवमानना अधिनियम का उद्देश्य क्या है? टू डिफाइन एंड लिमिट द पावर ऑफ सर्टेन कोर्ट इन पनिशिंग द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। न्यायालयों की न्याय अवमानना के मामलों में दंडित करने की शक्ति को परिभाषित और सीमित करना। बताइए क्या होगा? ये बिल्कुल होगा। बी वाला क्या है? टू रेगुलेट द प्रोसीजर इन द रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। न्यायालय अवमानना से संबंधित मामलों की प्रक्रिया को विनियमित करना। बिल्कुल सही है भाई। ये सी वाला आप लगा लीजिए, बोथ एंड विथ ट्रू हैं भाई, दोनों के दोनों ये बिल्कुल सही आंसर हैं आपके। बढ़ते हैं 22 की तरफ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट कब आया था? बताइए, मैंने इसको अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ये 24 दिसंबर 1971 को आया था। डेट बिल्कुल याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल 100% आने के चांसेस हैं, इनको बिल्कुल अच्छे से डेट याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछिए कम इनटू फोर्स और इनेक्टेड, मेरे ख्याल से दोनों सेम डे हुआ था, एंड प्रेसिडेंट के एसेंट भी मेरे ख्याल से 24 दिसंबर 1971 को ही लग गए थे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में। विच एक्ट इज रिप्लेस्ड बाय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1978। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये वाला क्वेश्चन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भाई, यानी आपसे पूछा जा रहा है न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के तहत के द्वारा किस अधिनियम को निरस्त किया गया था। भाई सीधी सी बात पूछ रहा है, ऐसा कौन सा एक्ट? नीचे आपको 2 एक्ट दिए हुए हैं भाई कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1952, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1926, यानी न्यायालय अवमानना अधिनियम 1926 और 1952। इन दोनों को रिप्लेस करके आया था या इनमें से किसी एक को रिप्लेस करके 1971 वाला आया है? तो आपका जो 23 का जो आंसर होगा भाई वो क्या होगा बताइए? ये मैंने आपको बताया है ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग चाहिए। चलिए आप लोगों से मैं इसका आंसर मानता हूँ, अगर नहीं मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इसका आंसर आप लोग दीजिए 23 का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है तो पूछ लेना, मैं कमेंट में बता दूंगा आपको इसका आंसर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मींस अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। तो न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के अंतर्गत न्यायालय अवमानना का अर्थ है बताइए? सिविल कंटेम्प्ट है, सिविल अवमानना है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना है, कंटेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अवमानना है, या ऑल द अबव है। तो 25 का जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसका आंसर जाहिर सी बात आपको पता होगा, सिविल कंटेम्प्ट होते हैं और क्रिमिनल कंटेम्प्ट होते हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन बी सोचा था अपने मन में, बिल्कुल सही है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, कॉन्ग्रेचुलेशन है, सेलिब्रेशन।
चलिए अभी सेलिब्रेट मत करिए, एग्जाम रिजल्ट आ जाए उसके बाद सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, साथ में लाइव वीडियो आएंगे तब साथ में सेलिब्रेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का कह रहा है अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट व्हाट इज नॉट कंसिडर एज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। भाई कह रहा है न्यायालय अवमानना अधिनियम के तहत किसको न्यायालय अवमानना नहीं माना गया। देखिए अभी क्वेश्चन आया है, अब ऐसे आप कोई भी इसको मारना चाहे तुक्का मार सकते हैं, लेकिन इसमें क्या चीज़ होंगी ये आप समझ लीजिएगा। देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को कभी कभी लोग जो डिफेमेशन जो होता है उससे यानी मानहानि जो होता है उससे कंपेयर करते हैं, बट ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ओके। इसकी पूरी वीडियो लेके आऊँगा, आप लोग परेशान मत होइए यार। सब आज रात तक भले मुझे वीडियो अपलोड करनी पड़े, अपलोड करूँगा, लेकिन कल का एग्ज़ाम आपका अच्छा से अच्छा कराने की पूरी कोशिश करूँगा मैं। इसी बात पे यार वीडियो लाइक कर देना यार। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, इनोसेंट पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर। भाई किसी विषय का निर्दोष प्रकाशन और वितरण कभी भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यायालय अवमानना नहीं माना जाएगा, ओके। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। फेयर एंड एक्वायर रिपोर्ट ऑफ जुडिकल प्रोसीडिंग, न्यायालय कार्रवाई की उचित और सही रिपोर्ट। भाई अगर आप सही रिपोर्ट कर रहे हैं, भाई जजमेंट जो भी आया, मान लीजिए किसी जज ने कोई भी जजमेंट दिया है या उसकी कोई भी प्रोसीडिंग, उसको आप सही से रिपोर्ट कर रहे हैं, सही से बता रहे हैं, तो भाई क्यों होगा भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? बिल्कुल नहीं होगा। फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिकल एक्ट, न्यायिक कार्यों की उचित आलोचना करना, भाई जो भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं जुडिकल एक्ट का, भाई वो भी बिल्कुल नहीं माना जाएगा। तो 25 का आपका आंसर क्या होगा, ऑल द अबव। अंडर विच सेक्शन हाई कोर्ट हैव पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 की किस धारा के अंतर्गत अन्य न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालय के अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपका। तो 26 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी वाला, ओके। धारा 10। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, सिविल अवमानना का अर्थ क्या होता है? देखिए आगे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। एनी विलफुल डिसोबीडियंट ऑफ जजमेंट, डिग्री, ऑर्डर और अदर प्रोसेस ऑफ कोर्ट, न्यायालय के किसी निर्णय, डिग्री, आदेश, आदेशक का जानबूझकर अवज्ञा करना। पब्लिकेशन विच स्कैंडलाइज द अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट, ऐसा प्रकाशन जो न्यायालय के प्राधिकार को कलंकित अवनत करता है। पब्लिकेशन विच इंटरफेयर और ऑब्स्ट्रक्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी मैटर, ऐसा प्रकाशन जो न्याय के प्रकाशन में बाधा हस्तक्षेप करता हो। तो सिविल कंटेम्प्ट क्या होगा? देखिए कंटेम्प्ट तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन सिविल कंटेम्प्ट क्या होगा? सिविल कंटेम्प्ट क्या होगा? काफ़ी सारे लोग डी लगा देंगे, डी मत लगाना यार, ओके। सिविल कंटेम्प्ट क्या कह रहा है, एनी विलफुल डिसोबीडियंट ऑफ जजमेंट, डिग्री, ऑर्डर और अदर प्रोसेस ऑफ कोर्ट। अब मैं इसको आसान भाषा में बताता हूँ। देखिए कोर्ट है, कोर्ट क्या करती है भाई मेरे, पहले आपका डिग्री देगी, फिर ऑर्डर देती है, फिर जजमेंट देती है, ठीक। तो क्या कह रही है कि भाई आप अपनी एनी विलफुल डिसोबीडियंट, अगर आप न्यायालय कोर्ट के किसी डिग्री को, कोर्ट के किसी डिग्री को, किसी ऑर्डर को, किसी जजमेंट को अपने विलफुल, अपनी इच्छा से जानबूझकर यानी जानबूझकर डिसोबेंड करते हैं भाई, अनादर करते हैं भाई, नहीं मानते हैं, आप कुछ भी गलत करते हैं, अनादर करते हैं, हाँ मान लीजिए अनादर करते हैं, तो उस समय क्या होगा, वो आपका सिविल कंटेम्प्ट माना जाएगा, ओके। तो इसको याद रख लेना। जहाँ पे आपका सिविल कंटेम्प्ट का मतलब पूछा जाएगा, आपको क्या याद रखना है, जजमेंट, डिग्री, ऑर्डर, ओके, और डिसोबीडियंट, एनी विलफुल डिसोबीडियंट। हिंदी में आपको क्या याद रखना है, निर्णय, डिग्री, आदेश, आदेशिका का जानबूझकर अवज्ञा करना, इतना याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस क्या है? अब भाई पनिशमेंट देखिए, पनिशमेंट क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, भाई चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, पनिशमेंट भाई एक ही है आपकी। देखें क्या है, इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, 6 मंथ की नहीं, ये नहीं होगा ऑप्शन आपका, 6 माह तक कारावास अकेला नहीं है भाई। 28 का क्या होगा, बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन, इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, नहीं 2 साल की नहीं होती भाई। सी इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड नहीं है, भी नहीं होगा। डी वाला क्या है, इम्प्रिजमेंट विच में भी एक्सटेंड टू 6 मंथ और फाइन और एक्सटेंड टू बोथ। भाई अगर आपसे पूछा जाए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय अवमानना के लिए किसी को दंडित करना, पनिशमेंट करना, तो उसको कितनी सज़ा मिलेगी? तो सीधा सा समझ लीजिए 6 महीने की या तो सज़ा मिलेगी उसको, या 2000 रुपये का फाइन पड़ेगा, या भाई दोनों के दोनों होंगे, ओके। बढ़ते हैं 29 की तरफ। इन विच केस दिल्ली हाई कोर्ट हेल्ड दैट द एडवोकेट हैव नो राइट टू स्ट्राइक, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। किस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिवक्ताओं को हड़ताल करने का अधिकार नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट केस है आप लोगों के लिए। सो इसका जो 29 का जो आंसर होगा वो आपका सामने ही है, BL वधेरा वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली, ए वाला आपका, ओके। BL वधेरा वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये आपके लिए। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एडवोकेट हैव नो राइट टू स्ट्राइक, भाई देखिए पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कब कहा, याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा था कि भाई जब दिल्ली हाई कोर्ट का भाई मामला, वो भाई सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा था, ये भी बताइए, बताइए बताइए। क्या यही सेम आंसर होगा? इसमें ऑप्शन कहीं आपको दिख रहा है? इसमें इसका आंसर है एक्स कैप्टन हरीश उपल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओके।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट इशू गाइडलाइंस फॉर द एडवोकेट्स टू कॉल अपॉन स्ट्राइक और अब्सटेन फ्रॉम अपेयरिंग इन केस बिफोर कोर्ट। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल करने या न्यायिक कार्य से विरत रहने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं? कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, इनरी विनय चंद्र मिश्रा के केस में, या हुसन आरा खातून के केस में, या किसी में नहीं। तो 31 वाला जो आपका आंसर होगा वो होगा ए। ये जो मैंने 3 केस आपको लाइन से बताएं, तीनों को पढ़ लेना भाई, छोड़ना मत केस एक भी। ये देखिए एक और इम्पॉर्टेंट केस आ गया आपके लिए, इन रे विनय चंद्र मिश्रा का केस किससे रिलेटेड है? काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है आपके लिए। तो 32 का आपका आंसर होगा क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड केस है, आपराधिक अवमानना से। ओके, कौन सा सेक्शन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का डील करता है? पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। भाई देखो मैंने भी पनिशमेंट बताई थी कि 6 मंथ की जेल और 2000 रुपये फाइन पड़ेगा, लेकिन ये जो आपका एक्ट है भाई, जो भी आपका अधिनियम है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट न्यायालय अवमानना, वो ऐसा किस धारा के तहत बताया गया? तो इसको याद कर लीजिए बिल्कुल, अभी के भी रट लीजिए, वीडियो रोकिए रट लीजिए भाई। सेक्शन 12 धारा 12 के तहत बताया गया है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्या कह रहा है? इन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पर्सन कोर्ट कैन नॉट इनिशिएट सच प्रोसीडिंग आफ्टर द एक्सपायरी ए पीरियड ऑफ। न्यायालय के अवमानना की कार्रवाई के मामले में न्यायालय किस समय के बाद अवमानना के लिए कार्रवाई नहीं कर सकता है? कब नहीं कर सकता है? तो भाई 1 साल बाद। सीधा आंसर ए वाला है, 1 साल बाद, 1 साल बाद। 35 की तरफ बढ़ते हैं। इन एनी कंटेम्प्ट इज कमिटेड बिफोर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट विच सेक्शन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट शैल अप्लाई। यदि अवमानना सच उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष किया गया है तो अवमानना अधिनियम की कौन सी धारा लागू होती है? 13, 14, 15, 16 या 17? तो आपका जो 35 का जो आंसर होने वाला है वो होगा बी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के संविधान के अनुसार अभिलेख न्यायालय का क्या तात्पर्य है? हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल ट्राइब्यूनल कोर्ट है, या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल्स हैं? बताइए। तो ये 36 का आपका आंसर क्या होगा? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ओके, बढ़ते हैं 37 की तरफ। कौन सा सेक्शन भाई बताता है सिविल कंटेम्प्ट के बारे में? देखिए हमारा जो पिछला पेपर आया था उसमें हमने क्रिमिनल कंटेम्प्ट देखा था, 2C बताता है। जैसा आप बताइए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस धारा में बताया गया है? बताइए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बताया गया आपका 2A में, धारा 2A में बताया गया है न्यायालय अवमानना। आपराधिक न्यायालय अवमानना आपका बताया गया है 2G में, यानी 2C में बताया गया आपका, याद रखना 2C में। वैसे आप लोग 2C याद रखिएगा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी 2C ही याद रखना। ओके, कभी गा दे देते हैं आपके लिए हिंदी में, कभी C दे देते हैं। ओके, तो आप लोग 2C ही याद रखना। ओके, एंड सिविल कंटेम्प्ट आपका डिफाइन किया गया B में, 2B में। ओके, याद रखना 2A, 2B, 2C बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में बी इन फॉर्म ऑफ, आपराधिक अवमानना का रूप हो सकता है रिटर्न, ओरल, बाय एनी सिंग्स। भाई ऑल द अबव लगा दीजिए। क्रिमिनल कंटेम्प्ट आदमी लिख के कर सकता है, बोल के कर सकता है, या कोई भी संकेतों के रूप में भी कर सकता है। ओके, 39 का क्या है भाई? केस है भाई, ये पढ़ लेना भाई यार, मैं इसको ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर आप लोग कहते हैं कि वीडियो बहुत बड़ी बना दी मैंने, तभी के लिए मैं थोड़ा कुछ क्वेश्चन जो बड़े होते हैं उनको स्किप कर देता हूँ। अदरवाइज़ आप कहेंगे तो मैं पूरा भी पढ़ने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि वीडियो बड़ी बना दी यार, चलिए इसको पढ़ देता हूँ। In which case Supreme Court held that if any advocate is guilty of contempt of court, court has no power to cancel the license of advocate for practicing. This power is given to bar council. किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि कोई अधिवक्ता न्यायालय अवमानना का दोषी है तो भी न्यायालय को यह शक्ति नहीं है कि वह अधिवक्ता का लाइसेंस निरस्त कर सके, यह शक्ति बार काउंसिल को दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आपका आंसर है वो क्या होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका आंसर होगा C वाला। ओके, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। देखिए केस वाले आ रहे हैं क्वेश्चन ना, जैसा मैंने बताया था केस के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगे आपके। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट डज नॉट फॉलो द लॉ लेट डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इट विल अमाउंट टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सो 41 का उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में निर्धारित किया कि यदि अधीनस्थ न्यायालय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि का पालन नहीं करते हैं तो यह न्यायालय का अवमानना माना जाएगा। तो 41 का आपका आंसर क्या होगा? C वाला होगा। इसके बाद बढ़ते हैं 42 की तरफ। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट इज डिक्लेयर एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 42 वाला। तो 42 का आपका आंसर होगा A 129 129। विच सेक्शन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट किससे आपसे पूछा जा रहा है भाई? न्यायालय अवमानना का जो कौन सा अधिनियम है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 का, जो बताता है कंटेम्प्ट बाय द जज, मजिस्ट्रेट और अदर पर्सन एक्टिंग जुडिशली। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सो ये 43 का जो आपका आंसर होने वाला है ये होगा C वाला। ओके,
सेक्शन 16 धारा 16 बढ़ते हैं 44 के तरफ। कौन धारा 23 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 किससे डील करती है? धारा 23 किससे संबंधित है बताइए? पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू मेक रूल, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू मेक रूल है, पावर ऑफ स्टेट बार काउंसिल टू मेक रूल। तो 44 का आंसर आपका क्या होगा? ए वाला होगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट डज नॉट टू अप्लाई टू न्याय पंचायत और अदर विलेज इज प्रोवाइडेड इन। देखिए पिछली बार भी हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्वेश्चन एक बार पढ़ चुके हैं पिछले पेपर में, तो इसका आंसर क्या है? सी वाला 21। ओके, बढ़ते हैं 46 की तरफ। सेक्शन 17 द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 डील किससे करता है? सेक्शन 17 किससे डील करता है? पनिशमेंट ऑफ फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये तो 12 हमारा बताता है। प्रोसीजर आफ्टर कॉग्निजेंस यानी संज्ञान के बाद की प्रक्रिया से, तो ये 46 वाला क्या ए वाला होगा? बिल्कुल ए वाला होगा 46 का। ओके, 47 क्या कह रहा है? कौन सा सेक्शन है भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो डील करता है फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिकल एक्ट नॉट कंटेम्प्ट, यानी कौन सा ऐसी चीज़ें की बताता है उचित आलोचना अवमानना नहीं, कौन सी धारा बताती है? 7, 4, 5, 9। तो 47 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी 5। 12 ऑफ द कंटेम्प्ट बताइए पनिशमेंट की बात करता है भाई, जो मैं बता चुका हूँ। 12 वाला भी हमने उससे ऊपर पढ़ा था, उसी से रिपीटेड पूछ लिया है। पर इसका आंसर क्या होगा? पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय अवमानना के लिए दंडित किया जाता है, धारा 12 में। ओके, विच सेक्शन ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट डील विद द पब्लिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रोसीडिंग इन चैम्बर और इन कैमरा नॉट कंटेम्प्ट एक्सेप्टिंग इन सर्टन केसेस। न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 की कौन सी धारा प्रावधान करती है कि न्यायालय किसी की कार्रवाई की सूचना का प्रकाशन अवमानना नहीं सिवाय कुछ अपवादों के, कौन सी धारा बताती है? तो 49 का आंसर हमारा क्या होगा? ए वाला होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। सेक्शन 10 भाई किससे डील करता है? तो सेक्शन 10 हमारा किससे डील करता है? सेक्शन 10 हमारा डील करता है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ अ सबऑर्डिनेट कोर्ट। ओके, सी वाला लगा लीजिए। उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति। स्टेट बार काउंसिल में कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर फंड फॉर द पर्पस ऑफ, राज्य विधिक परिषद एक या अधिक निधियों का गठन निम्न उद्देश्यों के लिए कर सकेगा। भाई स्टेट बार काउंसिल जो है एक या एक से ज़्यादा फंड किस पर्पस के लिए बना सकता है? सीधा सा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है भाई। तो इसका सी वाला आंसर होगा दोनों पर्पस के लिए, जो ऊपर लिखे हुए हैं। दोनों पर्पस कौन कौन से? गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू ऑर्गेनाइज वेलफेयर स्कीम फॉर द इंटीग्रेटेड डिसेबल्ड और अदर एडवोकेट, निर्धन या निःशक्त अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए स्कीम बनाने के लिए, वित्तीय सहायता देने के लिए, या बी स्टेबलिंग लॉ लाइब्रेरीज। भाई लॉ लाइब्रेरी बनाने के लिए, विधि पुस्तकालय बनाने के लिए, दोनों सही है। पूछ रहा है भाई मेरे कौन सा ऐसा सेक्शन है एडवोकेट एक्ट 1961 में जो भाई बताता है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट इज मेंशन। इंपॉर्टेंट सेक्शन ये वाला छोड़ना मत, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका 52 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी वाला। ओके, सेक्शन 24A। रूल्स ऑन स्टैंडर्ड फॉर प्रोफेशनल कंडक्ट एंड इंटीग्रिटी आर मेंशन इन, इंपॉर्टेंट है ये वाला। शिष्टाचार और व्यावसायिक आचरण मानकों से संबंधित नियमों का प्रावधान किसमें दिया गया? बताइए कौन सा है? बताइए इंडियन रूल। 53 का जो आपका आंसर है वो वाला ए ही वाला, चैप्टर 2 पार्ट 4 ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडियन रूल। भारतीय विधि परिषद के नियमों के भाग 4 अध्याय 2 में बात कही गई है। अकॉर्डिंग टू रूल मेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑन स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड इक्विटी एंड एडवोकेट ड्यूटी, भारतीय विधि परिषद द्वारा व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानक संबंधित नियमों के अनुसार एक अधिवक्ता का कर्तव्य इनमें से किसके प्रति है? टुवर्ड द कोर्ट, टुवर्ड द क्लाइंट, टुवर्ड द कलीग्स। न्यायालय के प्रति, मुवक्किल के प्रति, या साथियों के प्रति, या सभी के प्रति है? बताइए। सो 54 का आंसर होगा ऑल द अबव। ओके, विच वन इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ एडवोकेट टुवर्ड क्लाइंट, अधिवक्ता की इनमें से कौन सा कर्तव्य मुवक्किल के प्रति नहीं है? भाई कौन सा एडवोकेट की ड्यूटी नहीं टुवर्ड द क्लाइंट? तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं सर, डायरेक्ट हम लोग सही ऑप्शन पढ़ लेते हैं यार। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट फेयरली टू अपहोल्ड द इंटरेस्ट ऑफ हिज क्लाइंट बाई ऑल फेयर एंड अनफेयर में, यह अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह अपने वकील के हितों के रक्षा निडरता से उचित और अनुचित साधनों के साथ करे। तो इसका यही है, ये ड्यूटी नहीं है भाई। 55 का ये ड्यूटी नहीं है एडवोकेट की। ओके, बाकी जो 3 ड्यूटी हैं आपको ये 3 पढ़नी, बी सी डी, ये तीनों आपको पढ़ लेनी है। ओके, 56 की अगर विच वन इज़ नॉट अ ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टुवर्ड द कोर्ट, पहले पूछा है क्लाइंट के प्रति कौन सी ड्यूटी नहीं है। अब जो नहीं है भाई मेरे जैसे ये वाली नहीं है तो इसको मत पढ़ो, बाकी की जो 3 है बी सी डी इन तीनों को पढ़ो। ओके, इन तीनों को पढ़ोगे तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। जैसे इसमें पूछा जा रहा है कौन सी ड्यूटी एडवोकेट की क्लाइंट कोर्ट के प्रति नहीं है, तो इसमें भी जो नहीं होगी भाई उसको मत पढ़ो, बाकी सब पढ़ो। आपको इसमें ए वाली पढ़नी, बी वाली पढ़नी, ओके, और डी वाली भी पढ़ लेना। इसका जो करेक्ट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स वो होगा सी वाला। ओके, सी वाला, इसको आप लोग मत पढ़ना सी वाले को। ओके,
बढ़ते हैं 57 की तरफ। एडवोकेट एक्ट 97 हैज़ बीन एलिब्रेटेड, जिसका अधिवक्ता अधिनियम 1967 के साथ के वर्णन किया जाता है। रिलेशन टू एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट, देयर एडमिशन एंड राइट, अधिवक्ताओं के पंजीकरण, उनके प्रवेश एवं अधिकारों के बारे में। बी, डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट, व्यावसायिक और अन्य आचरण के बारे में, अनुशासनात्मक पर कार्रवाई के बारे में। दोनों या दोनों में से कोई भी नहीं। तो जो 57 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी। ओके, दोनों सी वाला होगा ऑप्शन, डी वाला नहीं होगा, सी वाला। ओके। 58, प्रोफेशनल एथिक इज़ द कोड ऑफ कंडक्ट विच लॉयर हैव टू ऑब्जर्व, व्यावसायिक आचरण ऐसी आचरण संहिता जिसका अधिवक्ताओं को पालन करना है अपने स्वयं के संबंध में, विद देमसेल्फ, विद पब्लिक एट लार्ज, सामान्य जन के संबंध में, या विद देयर क्लाइंट एंड कोर्ट, अपने वकीलों न्यायालयों के प्रति। तो 58 का आंसर भाई डी होगा भाई, इसका कोई वही नहीं, इन सब के संबंध में करना होगा। विच स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है बताना होगा हम लोगों को। ये प्रोफेशनल एथिक इंक्लूड प्रोफेशनल एटिक्यूट, ये बिल्कुल सही है, व्यावसायिक विचारों के अंतर्गत व्यावसायिक शिष्टाचार सम्मिलित, बिल्कुल सही है। बी, लीगल प्रोफेशन हैव टू ऑब्जर्व डिसेंसी, एलिगेंसी एंड डिग्निटी, बिल्कुल सही है ये वाला भी। मेंटेन रिलेशन अमॉन्ग चैंपियन लॉयर विद अ बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड एंड फ्रेंडशिप, ये बिल्कुल सही है। तो आपका डी ऑल द अबव होगा। ओके। सेक्शन 60 के क्वेश्चन 60 क्या कह रहा है, विच सेक्शन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडियन रूल प्रोवाइड फॉर एडवोकेट ड्यूटी टू द कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, मार्क कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या होगा, सेक्शन 1। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61, विच सेक्शन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडियन रूल प्रोवाइड फॉर एडवोकेट ड्यूटी टू द क्लाइंट। देखिए इसमें बार काउंसिल के रूल से रिलेटेड भी आपसे सेक्शन पूछे जा चुके हैं। ओके, बट अगर आप इसने ना पढ़ पाएँ कोई इशू नहीं, बट दो के जरूर पढ़ना, एडवोकेट एक्ट के और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के, इन दोनों को तो ज़रूर पढ़ना। और इसमें जो पेपर में आए बस यही पढ़ लेना, अलग से इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, एडवोकेट एक्ट के थोड़े अलग से आपको पढ़ने पड़ेंगे। ओके, वो मैं बता दूंगा, अगर आप लोग चाहें तो कमेंट कर देना अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो उसकी भी। 61 का आंसर क्या होगा, बी। क्या कह रहा भाई, कौन सा प्रोविज़न करेक्ट है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को रिलेटेड, कौन सा भाई इसका कथन सत्य है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लेके इसमें। इसमें ऑप्शन पहले देख लेते हैं हम लोग, कौन सा क्वेश्चन नंबर 62 वाला है। तो एडवोकेट शेल नॉट बी मैनेजिंग डायरेक्टर और ए सेक्रेटरी ऑफ एन कंपनी, भाई एक एडवोकेट थोड़ी मैनेजिंग डायरेक्टर या सेक्रेटरी हो सकता है किसी कंपनी को, तो बिल्कुल सही है। एन एडवोकेट शेल नॉट बी फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ एनी पर्सन गवर्नमेंट ऑफ फर्म, बिल्कुल सही बात है भाई मेरे यार। कोई एक अधिवक्ता किसी कंपनी का, सरकार का, किसी फर्म का पूर्णकालिक कर्मचारी तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। एन एडवोकेट में रिव्यू पार्लियामेंट बिल फॉर अ रिम्यूनरेशन, भाई कोई अधिवक्ता क्यों भाई रिव्यू करेगा पार्लियामेंट बिल का भाई। तो इसमें से डी ऑल द अबव सभी सही हैं। ओके, कौन सा चैप्टर एडवोकेट एक्ट 1961 डील करता है, कंडक्ट ऑफ एडवोकेट। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कभी कभी आपसे चैप्टर अध्याय भी पूछ ले जाते हैं, कौन सा अध्याय बताता है भाई अधिवक्ता के आचरण से संबंधित बातों को। 63 का क्या होगा, ए चैप्टर 5 बताता है, अध्याय 5 बताता है। इसमें कभी भी पूछ लिया जाता है टोटल चैप्टर, टोटल अध्याय कितने हैं, ये भी याद रखना। ओके। 64 का एडवोकेट बाय वर्च ऑफ हिज पोजीशन, एक अधिवक्ता अपनी प्रतिष्ठा के कारण है, क्या है, एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एक सर्वेंट ऑफ द कोर्ट है, बोथ है, नॉन ऑफ द अबव है। भाई न्यायालय का ऑफिसर है, न्यायालय का सेवक है, दोनों है, दोनों में से कोई। तो 64 का जो आपका आंसर होगा भाई ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होगा भाई, सर्वेंट नहीं है, एक वकील सर्वेंट नहीं है। 65 ए लॉयर मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग एंड समथिंग अबाउट एवरीथिंग, दिस स्टेटमेंट किसने कहा था, ये स्टेटमेंट किसने कहा था, एक अधिवक्ता को जो कुछ चीज़ों के बारे में सब कुछ जानना चाहिए और सब चीज़ों के बारे में कुछ कुछ। तो किसने कहा था, लॉर्ड बर्गनन ने, लॉर्ड एक्टन ने, या जॉन स्टुअर्ट ब्लैकी ने, लॉर्ड एल्डन ने। इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, अगर पूछा जाए तो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कोई वो नहीं, ए वाला आप क्वेश्चन करेक्ट होगा। क्वेश्चन में 66 का रहता है, टू प्लीड ए केस इज़ फॉर एडवोकेट, एक अधिवक्ता के लिए अपने मामले को प्रस्तुत अवेचन करना क्या है, एक साइंस है, एक आर्ट है, एक लॉजिक है, फिलॉसफी है, विज्ञान, कला, तर्क, दर्शन क्या है बताइए। तो 66 का आंसर क्या होगा, एन आर्ट है भाई, एक कला है, कहते हैं ना एक कला है, एडवोकेसी इज एन आर्ट। देयर आर हाउ मैनी लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, 7 लैम्प्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये भी मैंने बताया। तो वीडियो नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर जैसे छूट जाती है वीडियो में तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको बता दूंगा। ओके। रिलेशनशिप बिटवीन एडवोकेट एंड हिज क्लाइंट इज फिडेंशियल एंड कॉन्फिडेंट है, ओनली सोशल है, प्रोनिल प्रोफेशन या नॉन ऑफ द अबव। तो रिलेशन एडवोकेट और क्लाइंट का कौन सा होता है, विश्वास और भरोसे का होता है भाई मेरे, बिल्कुल। ये चैप्टर है फिड्यूसरी एंड कॉन्फिडेंट रिलेशनशिप, एक पूरा अलग से चैप्टर ही है, पूरा स्लैब सब्जेक्ट ही एक आपका आता है। अगर आपने अभी तक पढ़ा है कि नहीं आप लोग कमेंट करके बताना। वन रूल ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट एन एडवोकेट शेल नॉट ऑर्डिनरी विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट वंस एक्सेप्टेड। सो क्वेश्चन नंबर 69 का आपका आंसर क्या होगा, डी, बोथ एंड भी होगा। ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, ये वाला सी वाला होगा। ओके, क्योंकि मुझे अभी आप लोगों के लिए और भी वीडियो बनानी है दोस्तों, इसलिए थोड़ा जल्दी वीडियो ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके लिए सॉरी।
71 क्या कह रहा है, इन विच ईयर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट वाज पास, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब पास हुआ था, किस ईयर में पास हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 71 का आपका जो आंसर है ए वाला होगा 1861। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज लैंडमार्क इन द डायरेक्शन ऑफ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, कौन सा ऐसा, भाई सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 72 वाला। ओके, लास्ट टाइम जब भी BLLB 7 सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था उसमें भी कई क्वेश्चन इसमें से पेपर में रिपीट हुए थे। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। रेगुलेशन एक्ट 1773, ऐप जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है कौन कराता है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो एग्ज़ाम होता है कौन करता है भाई, दिल्ली हाई कोर्ट करती है, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट करती है भाई, नहीं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड स्टेट दोनों करते हैं अपने अपने लेवल। बताइए कौन करता है। 73 का आंसर क्या होगा भाई, सी वाला, इसका कोई क्वेश्चन का आंसर ही नहीं बनता भाई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। कौन सा सेक्शन प्रोवाइड कराता है एडवोकेट शैल बी एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, भाई बता कौन सा, भाई सीधी बात है, पूछता है कौन सा ऐसा धारा है जो बताता है कि एडवोकेट जो है एंटाइटल्ड होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ये बताता कौन सा, 31, 32, 33, 35 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए पहले यार। 74 का आपका आंसर होगा सी 33। आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 फ्रॉम द अपॉइंटमेंट डे हाउ मेनी क्लास ऑफ पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस द प्रोफेशन ऑफ लॉ। सो 75 का आपका आंसर होगा ओनली 1 क्लास, केवल एक वर्ग है भाई। विच वन इज़ नॉट पावर ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी, कौन सी भाई अनुस्थापित समिति की निम्न से कौन सी शक्ति नहीं है। समन फॉर द अटेंडेंस ऑफ ने पर्सन, किसी व्यक्ति की उपस्थिति में किसी समन जारी करना, रिसीविंग एविडेंस ऑन ओथ, शपथ पर साथ ग्रहण करना, इश्यूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना, रिसीवर नियुक्त करना, अपॉइंट रिसीवर। तो 76 का जो आपका आंसर होने वाला और डी होगा अपॉइंटमेंट रिसीवर, रिसीवर को अपॉइंट करना, नियुक्त करना। कौन सा सेक्शन में प्रोवाइड कराता है जनरल पावर ऑफ बार काउंसिल टू मेक रूल, हमने पिछली बार भी पढ़ चुके हैं भाई मेरे। 77 का आपका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, बी वाला 49 वाला। ओके, 78 रूल 11 से 33 तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया के क्या किस चीज़ के बारे में बताते हैं, किस चीज़ से संबंधित है बताइए। 11 से 33 तक। सो एडवोकेट की ड्यूटी से, एडवोकेट ड्यूटी टू द क्लाइंट से, एडवोकेट ड्यूटी टू द कलीग से, ऑल ऑफ दैट। तो 78 का आंसर आपका क्या होगा, बताइए क्या होगा 78 का आंसर आपका, बी होगा कि डी होगा। ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ, इसका आंसर तो आप ही से अब जानूंगा, आप ही बताइए इसका 78 का आंसर। नहीं मिलेगा मैं बता दूंगा, देखते हैं रिवीजन आपका कैसा चल रहा है। इज एन एडवोकेट इज परमिट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर कॉन्टीजेंट फी विच इज़ डिपेंड ऑन सक्सेस ऑफ लिटिगेशन, क्या एडवोक्ता किसी ऐसे समृद्ध फीस की संविदा कर सकता है जो मुकदमे की सफलता पर निर्भर हो। हाँ नहीं, यदि मुकदमा और एडवोक्ता सहमत हो, यदि विधिक परिषद अनुमति दे, इफ़ बार काउंसिल परमिट। 79 का आंसर क्या होगा, नो। नो मीन्स नो। सो क्वेश्चन नंबर 80 का कह रहा है दिस इज द ड्यूटी ऑफ प्रोसिक्यूशन एडवोकेट दैट ही कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन इन सच मैनर, या अभियोजन अधिवक्ता का कर्तव्य कि वह अभियोजन की कार्रवाई ऐसे करे। A B C D। 80 का आंसर आपका क्या होगा, बी वाला होगा। ओके, ये क्वेश्चन आपका है लूज अंडर विच सेक्शन ऑफ एडवोकेट एक्ट 19 सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू मेक रूल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 81 का आपका आंसर क्या होगा, डी वाला 49 सब क्लॉज ए। इसमें मैं आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन आंसर दिए दे रहा हूँ, इसका आंसर होगा बी वाला। ओके, बढ़ते हैं 83 की तरफ। कौन सा सेक्शन भाई बताता है डिसिप्लिनरी कमेटी हैज़ पावर टू पनिश एन एडवोकेट और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर कोई एडवोकेट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है तो उसको किस सेक्शन के तहत भाई डिसिप्लिनरी कमेटी पनिश कर सकती है। 35, 36, 37 या 38। इसका सेक्शन इससे मिलता जुलता आप लोगों ने पढ़ा था। सो इसका आंसर होगा 35। उसको थोड़ा घुमा के पूछा था, इसमें भी थोड़ा घुमा के पूछा है। ओके, तो 35 ही वाला होगा। केस लॉ के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको मैं रीड नहीं करूँगा, डायरेक्ट आपको आंसर बताऊँगा। ओके, तो इसका आंसर होगा बी। 84 का क्या होगा, बी वाला। ओके, 85 वाला क्वेश्चन है, 85 का आंसर क्या होगा, ए वाला। मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं रीड कर रहा हूँ दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेंथी ना हो। गाइस वीडियो हमारे जब 100 MCQ हो जाएंगे पूरे, तो उसके बाद तुरंत वीडियो बंद मत करना, कुछ इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करनी है मुझे। ओके, सो 86 क्या है, विच वर्ड इज़ यूज फॉर जज। देखिए इनमें से कौन सा सब जजों के लिए प्रयुक्त है, बार, बेंच, बार एवं बेंच। या देखिए अब बार और बेंच क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है बार या बेंच। सो देखिए 86 का आंसर पहले हम जान लेते हैं, बेंच। बेंच होता है। अब देखिए बार एंड बेंच का रिलेशन क्या होता है। देखिए बार होता है एडवोकेट का कलेक्टिव ग्रुप होता है, एडवोकेट्स का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग कहते हैं बार, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको। और जो बेंच होती है, जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट में जजेस वगैरह होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है उनको कहते हैं बेंच। तो यानी बार और बेंच अपना रिलेशन बनाए रखते हैं जिससे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो और अच्छे से लॉ फॉलो किया जा सके। ओके, सो बार एंड बेंच को आसान भाषा में मैंने आपको बताया है। ओके,
अब बढ़ते हैं 87 की तरफ। इस वीडियो में मैंने आपको थ्योरी भी थोड़ी बहुत बताई जिससे आपके थोड़े डाउट्स क्लियर हो जाएं, ओके, ताकि आपको इधर उधर ज़्यादा वीडियो की तरफ बढ़ना ना पड़े। फॉर स्ट्रेनिंग रिलेशन बिटवीन बार एंड बेंच इट्स रिक्वायर्ड। बार और बेंच के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है बताइए? करेक्ट आंसर है टू यूज़ पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। भाई शालीन एवं सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें। शुड नॉट गिव प्रायोरिटी टू पर्सनल इंटरेस्ट। व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता ना दें। टू शो रिस्पेक्ट टू ईच अदर। सो भाई शो करें रिस्पेक्ट ईच अदर के लिए तो डी ऑल द अबव होगा उसका, ओके। हाउ मेनी सेक्शन देयर इन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। देखिए मैंने कहा था कि पूछ सकते हैं आपसे लास्ट वीडियो में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में टोटल धाराएं कितनी होती हैं, टोटल चैप्टर कितने आपके होते हैं, टोटल अध्याय कितने होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो 24 होते हैं, ओके। फाइंड ट्रू स्टेटमेंट। भाई सही कथन को पहचानना इसमें से है। सही कथन इसमें कौन सा होगा बताइए? ये वाला है, बी वाला आपका सही कथन है, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। पावर देखिए क्वेश्चन है केस से रिलेटेड, मैं इसलिए रीड नहीं कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। इसका आंसर होगा ए वाला। ये भी आपका केस से रिलेटेड है इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। इसका आंसर भी ए वाला होगा। इंपॉर्टेंट है कि कोई भी आपको छोड़ने नहीं है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। कोई भी केस अगर आप छोड़ते हैं तो आप समझ लीजिए कौन सा पूछा जा सकता है, आपको नहीं पता। आप लोग देख सकते हैं कितने सारे केस पूछेंगे, तभी बच्चे इसमें बच्चों की बहुत ज़्यादा बैक आती है, बहुत ज़्यादा बैक आ जाती है बच्चों की इस एग्ज़ाम में, क्योंकि वो केसेस छोड़ देते हैं। कहते हैं हम केस तो पढ़ेंगे नहीं, कोई सेक्शन पढ़ के ही दिमाग ख़राब हो गया। लाइन से सेक्शन याद करते हैं, उसकी कोई इशू मत लेना, वीडियो अलग से आएगी, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर में बी पास बाय डिसिप्लिनरी कमेटी इन केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। निम्न में से कौन सा आदेश अनुचित समिति द्वारा पारित किया जा सकता है बताइए? 94 का आपका आंसर क्या होगा? सस्पेंड द लाइसेंस ऑफ एन एडवोकेट। भाई बिल्कुल अधिवक्ता के लाइसेंस को निरस्त करने का बिल्कुल कर सकते हैं। बी रिप्रिमाइंड अबाउट हिज मिसकंडक्ट। अधिवक्ता को उसके विचार के बारे में बताना करना, बिल्कुल सही। डिसिप्लिनरी कमेटी हैज़ नो पावर। भाई ये तो हो ही नहीं सकता, तो सी वाला आपका दोनों होगा, ओके। विच सेक्शन ऑफ एडवोकेट एक्ट प्रोवाइड द पर्सन गोइंग टू बी एडमिटेड टू एज एन एडवोकेट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। भाई एडवोकेट सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, कौन सा बताता है? 95 का आंसर क्या होगा भाई बताइए? 26। एंड गुड एडवोकेट शुड हैज़ क्या होता है भाई? एक अच्छे अधिवक्ता के पास होना चाहिए कंट्रोल होना चाहिए लैंग्वेज भाषा पे पकड़, बिल्कुल सही। कमांड होना चाहिए उसके नियंत्रण पर व्यक्ति पे। एक ग्रेट नॉलेज ऑफ लॉ, बिल्कुल होना चाहिए। डी वाला इसका आंसर होगा। 96 का होगा डी। विच वन इज़ नोन एज 8 लैम्प ऑफ लीगल प्रोफेशन। भाई 8 लैम्प ऑफ लीगल प्रोफेशन कैसे हो जाएगा भाई? हमने तो 7 लैम्प पढ़े थे, 8 लैम्प होता ही नहीं है। तो 98 का क्या होगा? 9 नॉन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं भाई, 8 है ही नहीं तो कैसे पढ़ेंगे? इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टू द कोर्ट दैट। या अधिवक्ता न्यायालय के प्रति कर्तव्य। बताइए क्या कर्तव्य है अधिवक्ता का? एडवोकेट शुड प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट इन प्रॉपर ड्रेस। अधिवक्ता को न्यायालय के समक्ष उचित वेशभूषा में उपस्थित होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है। बिहेव विद कोर्ट इन डिसेंट मैनर। भाई न्यायालय के प्रति शालीन भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सी टू स्टॉप देयर क्लाइंट टू डू एनी अनफेयर एक्ट। बिल्कुल सही। वकील को यानी अपने क्लाइंट को किसी अनुचित करने से रोकना चाहिए। तो 98 का आंसर क्या होगा? डी वाला होगा। एडवोकेट की ड्यूटी क्या है क्लाइंट के पास? अधिवक्ता के वकील के प्रति कर्तव्य क्या है? तो 99 का क्या आंसर हो सकता है आपका? टू वर्क अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ क्लाइंट। वकील के निर्देशों के अनुसार कार्य करना, बिल्कुल सही बात है भाई। बी शुड नॉट रिप्रेजेंट एनी केस इन विच ही में बी विटनेस। भाई ऐसे किसी मामले को सूचना करें जिसमें स्वयं गवाह हो सकता है। या नो सच ड्यूटी हैज़ द क्लाइंट। भाई ड्यूटी ही नहीं होती भाई, होती है भाई। सी वाला लगाओ भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। 100 वाले आंसर बताने से पहले आपको बता दूं, वीडियो तुरंत हटाना मत, कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी मुझे। बार एंड बेंच रिप्रेजेंट क्या करता है? अभिव्यक्त करते हैं। बार एंड बेंच क्या प्रेजेंट करते हैं? लोअर जुडिशरी एंड हायर जुडिशरी। नो आदि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। सीनियर एडवोकेट एंड अदर एडवोकेट। नो बिल्कुल नहीं, मैंने आपको ऊपर बताया था बार एंड बेंच के बारे में, अभी बताया था आपको। एडवोकेट एंड जजेस, जी हाँ बिल्कुल, जिसमें से बार होता है एडवोकेट्स का एंड जजेस होती है, सॉरी बार होता है एडवोकेट्स का एंड बेंच किसको कहते हैं? जजेस के बेंच को, ओके। सो दोस्तों 100 MCQ हमारे कंप्लीट होंगे दोस्तों कल आप सभी का लास्ट एग्जामिनेशन है दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जानता हूं आज आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा टफ हुआ है। इसके पीछे कई सारे रीज़न है। एक तो आप लोग कॉन्टीन्यूअस एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऊपर से इतने सेक्शन इतने धाराएं आपको याद करनी पड़ रही हैं। चलिए वो एक चीज़ अलग विषय है, लेकिन मैं आप सभी से इतना कहना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने इस यूट्यूब चैनल पर, सीरियसली बता रहा हूँ, इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए जो जो प्रोवाइड कराया है, अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है, जैसे कि आज से आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कल से आप वापस आएंगे वीडियो देखने मेरी। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हो जाए तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना कि आपके एग्ज़ाम कैसे हो रहे हैं। और अगर आपको हमारे इस चैनल से हेल्प मिली हो गाइस, प्लीज़ बता देना कि ये
जितने दिन अभी तक हम लोगों ने मेहनत की यूट्यूब पे, हमको लगेगा कि हमारी मेहनत सफल हुई आपके प्रति। तो दोस्तों बता देना कमेंट करके। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ताकि आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है। ओके, थैंक यू दोस्तों।